नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और ज़रूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हुआ समिति का गठन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष, लेकिन लागू करने में है कई पेच। G20 के न्योते पर छिड़ा विवाद। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर मचा घमासान। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई हुई तेज। यूपीआई से संभव होगा डिजिटल करेंसी में लेन देन। 9 बैंकों के साथ आरबीआई ने शुरू की योजना। लेन देन अब होगा आसान। विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश बना भारत। प्रदूषण के कारण घट रही है भारतीयों की औसत आयु। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और भारत की अध्यक्षता में होने जा रही है G20 बैठक। पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है भारत। सम्मेलन के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। चलिए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल केंद्र ने हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है। ये समिति इस मुद्दे से जुड़े कानूनी और तार्किक दोनों पहलुओं की जांच करेगी। कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री समेत 8 सदस्यीय पैनल की एक रूपरेखा तैयार की है। असल में देश में अलग अलग समय पर चुनाव करवाना बेहद खर्चीला साबित होता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सभी चुनाव एक साथ हों तो इससे अतिरिक्त खर्चों में कमी आएगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने से पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता भी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एक साथ चुनाव कराने की राह में कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की जरूरत होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। हालांकि एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्षेत्रीय दल सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार वो अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे जब राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में रहेंगे। साथ ही वो चुनाव खर्च और चुनाव रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी असमर्थ होंगे। आपको बता दें कि आजादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। हाल ही में G20 निमंत्रण पत्र पर लिखे प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस टर्म ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 1 में 2 नामों का परस्पर उपयोग किया गया है। आर्टिकल 1 के अनुसार इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। मौजूदा समय में इंडिया का हिंदी संस्करण भारत है। इसके अलावा सरकार ने भारत नाम के साथ एक बुकलेट जारी की है। ये बुकलेट पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में शामिल होने से जुड़ी है। इस बुकलेट में पीएम मोदी को अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। हालांकि देश का नाम बदलने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान से इंडिया शब्द हटाकर भारत करने के लिए सरकार को साधारण बहुमत के साथ बिल पास करवाना होगा। कुछ मुद्दों का साधारण बहुमत यानी सदन में 50% से अधिक मत प्राप्त करके संशोधन किया जा सकता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी देश के नाम में बदलाव की बात सामने आ रही है। हाल ही में तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये किया गया है। इसके साथ ही पर्शिया के नाम में भी बदलाव किया गया है, जिसे अब ईरान के नाम से जाना जाता है। नाम बदलने की श्रेणी में भारत का पड़ोसी देश म्यांमार भी शामिल है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र की घोषणा की। ये विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में कुछ खास विषयों पर विधेयक पेश हो सकते हैं। असल में भारतीय संविधान में विशेष सत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा में सदन की विशेष बैठक का उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से विशेष बैठक से संबंधित भाग को संविधान में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य देश में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति में सुरक्षा उपाय जोड़ना था। इसके तहत संसद सदस्य आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति से एक विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। असल में संसद में मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। इसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र शामिल है।
संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अपने विवेक पर केंद्रीय विधायिका का सत्र बुलाने का अधिकार था। इसके तहत 2 सत्रों के बीच अधिकतम 12 महीनों का अंतर हो सकता था। बाद में इस अंतर को घटाकर 6 महीने कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार संसदीय सत्र की तारीख और अवधि निर्धारित करती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा यह फैसला लिया जाता है। वर्तमान में इस कमेटी में 10 मंत्री शामिल हैं। कानून मंत्री और विदेश राज्य मंत्री इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। बीते दिनों मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। इसी विवाद के बीच राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। अपने इस प्रस्ताव में मणिपुर सरकार ने स्वायत्त पहाड़ी परिषदों को अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव रखा है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि एडीसी यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से असम के पहाड़ी क्षेत्रों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इन क्षेत्रों में संघीय या प्रांतीय कानून लागू करने के लिए खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें कोई भी कानून बिना राज्यपाल की अनुमति के लागू नहीं हो सकता है। मौजूदा समय में नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 10 एडीसी हैं। इनमें से 3 असम, मेघालय और मिजोरम में और 1 त्रिपुरा में है, जबकि मणिपुर में 6 एडीसी हैं। ये साल 1971 में संसद के मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र जिला परिषद अधिनियम के तहत अस्तित्व में आए थे। इस दौरान मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था। इस अधिनियम के माध्यम से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में एडीसी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ये क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 90% हिस्सा थे। इनमें नागा, कुकी, जोमिस, हमार आदि जनजातियां निवास करती थी। गौरतलब है कि मणिपुर एडीसी अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए वर्णित एडीसी से अलग है। अन्य एडीसी संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जबकि मणिपुर एडीसी अधिनियम के प्रावधानों के कारण राज्य विधानसभा पर निर्भर है। हाल ही में कई बैंकों ने अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी एप्लीकेशन के साथ यूपीआई क्यूआर कोड इंटरऑपरेबिलिटी को स्वीकार किया है। इस पहल से ऐसे व्यक्ति जो खुदरा डिजिटल रुपए का उपयोग करते हैं, वो अब किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके लेन देन कर सकते हैं। ऐसा करने वाले बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक सहित अन्य बैंकों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही व्यापारी अपने मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रुपए का भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। यूपीआई और सीबीडीसी का एकीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के खुदरा डिजिटल रुपए को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे पायलट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। आरबीआई के अनुसार इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालनीयता एक भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के सहयोग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके द्वारा ग्राहक और व्यापारी कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच स्विच किए बिना निर्बाध रूप से लेन देन सुनिश्चित करते हैं। डिजिटल रुपए के साथ यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि सभी यूपीआई क्यूआर कोड सीबीडीसी ऐप्स के साथ संगत है, अर्थात अब एकल क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है। वहीं पहली बार जब खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तब उपयोगकर्ताओं को लेन देन के लिए विशिष्ट क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता था। आरबीआई या सीबीडीसी द्वारा जारी डिजिटल रुपये का एक टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है। इसे एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है जो ग्राहक के मौजूदा बचत बैंक खाते से जुड़ा होता है। वर्तमान में यूपीआई एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भुगतान पद्धति है। बात करें आंकड़ों की तो 50 मिलियन से ज्यादा व्यापारी यूपीआई भुगतान स्वीकार करते हैं। वहीं 1.3 मिलियन ग्राहक खुदरा डिजिटल रुपए का उपयोग करते हैं। एसबीआई के अनुसार यह एकीकरण रोजमर्रा के लेन देन में डिजिटल मुद्राओं की स्वीकार्यता और उपयोग को बढ़ाएगा। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी से पीड़ित 2 बच्चों को उनके इलाज के लिए स्टेम सेल थेरेपी के प्रयोग की अनुमति दे दी है। दरअसल दोनों बच्चों के परिवार के सदस्यों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में साल 2022 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए स्टेम सेल के उपयोग के खिलाफ दी गई सिफारिश को चुनौती दी गई थी। बोर्ड के अनुसार स्टेम सेल उपचार का उपयोग और विज्ञापन कदाचार माना जाएगा। इसके बाद से डॉक्टरों ने स्टेम सेल उपचार बंद कर दिया था। आपको बता दें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो लोगों को दूसरों के साथ बातचीत करने, सीखने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। इसके साथ ही दैनिक कार्य और जीवन के अन्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। हालांकि वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है,
लेकिन पारंपरिक उपचारों द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। इसके तहत सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यावहारिक व्यवहार विश्लेषण और व्यावसायिक चिकित्सा शामिल है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार स्टेम सेल उपचार का प्रयोग करके इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है। वर्तमान में उपचार प्रायोगिक चरण में है और निश्चित दावे करने के लिए पर्याप्त डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। स्टेम कोशिकाएं ऐसी अविभाजित कोशिकाएं होती हैं जिनमें मानव शरीर स्टेम कोशिकाओं को विभाजित करती हैं। इसके बाद ये नई स्टेम कोशिकाएं या विशिष्ट कार्य वाली कोशिकाएं बनाती हैं, जैसे रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं आदि। स्टेम कोशिका उपचार के तहत किसी भी प्रकार के विकार के उपचार हेतु क्षतिग्रस्त ऊतकों में नई कोशिकाओं का प्रवेश किया जाता है। ये शरीर के उन ऊतकों और अंगों को पुनर्जीवित कर देती हैं जो किसी रोग या जन्मजात विकृतियों के कारण बेकार हो गए हैं। साथ ही कुछ प्रकार की स्टेम कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के विनियमन और मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्टिविटी में सुधार कर सकती हैं। इसी कारण स्टेम सेल थेरेपी के प्रयोग को अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। साथ ही देश की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का तमगा मिला है। शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर वर्ष व्यक्ति की आयु में कमी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों की माने तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से होने वाला वायु प्रदूषण एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा को 5.3 साल कम कर रहा है। वहीं उत्तर भारतीय क्षेत्रों में ये स्थिति और भयावह नजर आती है। यहाँ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लोगों के जीवन को करीब 8 साल कम कर रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित क्षेत्र केवल भारत में ही मौजूद हैं। इनमें बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के उत्तरी मैदानों में कण प्रदूषण भूवैज्ञानिक और मौसम संबंधी कारकों के कारण बढ़ गया है। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व देश के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 3 गुना है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वाहन, आवासीय और कृषि स्रोतों से अधिक प्रदूषण फैलता है। रिपोर्ट बताती है कि करीब 67.4% आबादी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक से निचले स्तर पर निवास करती है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता मानक को 8 प्रदूषकों के मौजूदगी के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें PM10, PM2.5, SO2, O3, NH3 जैसे प्रदूषक शामिल होते हैं। हाल ही में इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी IPBES ने एक प्रकाशन जारी किया। प्रकाशन का शीर्षक असेसमेंट रिपोर्ट ऑन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज एंड देयर कंट्रोल है। रिपोर्ट को IPBES की बैठक में शामिल 143 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई है। यह अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के क्षेत्रों और बायोम में मानव गतिविधियों द्वारा 37,000 से अधिक विदेशी प्रजातियों को लाया गया है। इनमें 3,500 प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रकृति और लोगों के जीवन पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन हानिकारक प्रजातियों में लगभग 6% विदेशी पौधे, 22% विदेशी अकशेरुकी, 14% विदेशी कशेरुकी और 11% विदेशी रोगाणु आक्रामक होने के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में जैविक आक्रमणों का 34% प्रभाव अमेरिका में, 31% यूरोप और मध्य एशिया में, 25% एशिया और प्रशांत में और लगभग 7% अफ्रीका में है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80% देशों ने अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित लक्ष्यों को शामिल किया है। केवल 17% देश के पास विशेष रूप से इन मुद्दों से संबंधित राष्ट्रीय कानून या नियम है। वहीं 45% देश जैविक आक्रमण के प्रबंधन में निवेश नहीं करते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 6 के तहत दुनिया को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के परिचय और स्थापना की दर को लगभग 50% तक रोकना और कम करना है। इसे साल 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें IPBES की तो ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मुद्दों पर विज्ञान और नीति के बीच इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में MIC यानी माइनर इरिगेशन सेंसस का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है। इस बार ये 6ठा संस्करण है। इसमें साल 2017-18 में सिंचाई के रुझान को दर्शाया गया है। इसके आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 में सिंचाई क्षेत्र में करीब 56% बिजली का उपयोग किया गया था। वहीं साल 2017 में इसमें 70% तक की बढ़ोतरी देखी गई। रिपोर्ट की माने तो भूजल निकासी के विद्युतीकरण से अधिक गहराई से पानी निकाल पाना संभव हो पाया है।
देश में 695 जिलों और 6,47,394 गांवों से 23.14 मिलियन लोग लघु सिंचाई योजना का हिस्सा हैं। देश में सबसे अधिक MI यानी माइनर इरिगेशन योजनाएं उत्तर प्रदेश में यानी 17.2% देखी गईं। वहीं दूसरे स्थान पर 15.4% के साथ महाराष्ट्र है, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थे। इस सूची में झारखंड 1.1%, हरियाणा 1% और असम 0.7% के साथ अंतिम पायदान पर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लघु सिंचाई योजनाएं धीरे धीरे चिंता का विषय बन रही हैं। गौरतलब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में सिंचाई के लिए मुख्य तौर पर भूजल का ही प्रयोग किया जाता है। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई के लिए 70 से 80% भारतीय किसान भूजल पर निर्भर हैं। इसके अलावा विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी भारत के भूजल की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा उपयोग करता है। साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनसंख्या देश के भूजल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। आपको बता दें कि MIC के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लघु सिंचाई योजना की जनगणना की जाती है। इसमें सभी भूजल और सतही जल योजनाओं को शामिल किया जाता है। अब तक कुल 6 माइनर इरिगेशन सेंसस का आयोजन किया जा चुका है। पहला MIC साल 1986-87 में किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रहा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 समूह की बैठकों के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से विकासशील देशों को ऋण देना शामिल है। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी के लिए नियम स्थापित करना और खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा पर भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रभाव की जांच करना भी शामिल है। आपको बता दें कि G20 समूह की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इसने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए G20 समूह को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया। इसके बाद वर्ष 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। मौजूदा समय में G20 ग्रुप में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% का योगदान देते हैं। इसके अलावा विश्वव्यापी व्यापार में G20 समूह का करीब 75% हिस्सा है और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इन देशों में निवास करती है। बताते चलें कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। शुरुआती दौर में G20 समूह मुख्यतः आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित था, लेकिन समय के साथ समूह के एजेंडे में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और भ्रष्टाचार विरोध जैसे विषय भी शामिल किए गए। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में होगा। G20 कुल 3 ट्रैक्स में कार्य करता है। इनमें से फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक आधिकारिक है और सहभागिता समूह या नागरिक समाज समूह ट्रैक अनौपचारिक है। G20 फाइनेंस ट्रैक वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। इस चर्चा का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है। ये आमतौर पर एक साल में 4 बार बैठक करते हैं। इनमें 2 विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों के अवसर पर होती हैं। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, राजकोषीय और मौद्रिक नीति जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता है। वहीं शेरपा ट्रैक की स्थापना साल 2008 में की गई थी। ये ट्रैक कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार जैसे कुल 13 कार्य समूह में कार्य करते हैं। इसमें राज्य के प्रमुखों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि को शेरपा के रूप में जाना जाता है। शेरपा का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो विदेशी ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों को सहायता प्रदान करते हैं। सहभागिता समूह में प्रत्येक G20 सदस्य से गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं। ये समूह G20 नेताओं के लिए सिफारिशें ड्राफ्ट करते हैं जो नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। सहभागिता समूह में बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20 जैसे अन्य समूह शामिल हैं। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, संसद के विशेष सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद के विशेष सत्र की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। 2. संसद का विशेष सत्र संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा बुलाया जाता है। 3. भारतीय संविधान में यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं?
अगला प्रश्न है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मौजूदा समय में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत 10 एडीसीज हैं। 2, एडीसी का प्रावधान त्रिपुरा में सबसे पहले शुरू किया गया था। 3, असम में एडीसी अपनी शक्तियों के लिए राज्य विधानसभा पर निर्भर हैं। 4, मणिपुर में पहली बार एडीसी का गठन किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? अगला प्रश्न है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है। 2, इस बीमारी के कारण व्यक्ति के सीखने और व्यवहार करने का तरीका प्रभावित होता है। 3, केवल स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से इस बीमारी का इलाज संभव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? अगला प्रश्न है माइनर इरिगेशन सेंसस यानी MIC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पहला MIC साल 1986-87 में किया गया था। 2, अब तक कुल 8 MIC का आयोजन किया जा चुका है। 3, MIC के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लघु सिंचाई योजना की जनगणना की जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई भी नहीं? अंतिम प्रश्न है G20 समूह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में दूसरी बार G20 समूह की बैठक हो रही है। 2, वर्ष 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। 3, G20 समूह आपस में बहुमत के आधार पर अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियाइज के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों नई दिल्ली में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भारत की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा क्रियान्वित विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलट का प्रदर्शन किया गया। इस प्रोजेक्ट को नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण के लिए लाया गया है। गौरतलब है कि यह सम्मेलन NTPC लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें बताया गया कि भारत में बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 की तुलना में अगस्त 2023 में बिजली की मांग में 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दैनिक आधार पर बिजली की मांग में लगभग 40 से 50 गीगावाट की वृद्धि हुई है। इसी के साथ भारत ने अपने ग्रीन हाइड्रोजन मानक को भी अधिसूचित किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिशन के तहत प्रत्येक किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए कार्बन उत्सर्जन को 2 किलोग्राम से कम या उसके बराबर तक सीमित करता है। हाल ही में IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर IEPFA ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन घोटालों के मनोविज्ञान को समझना, धोखाधड़ी वाली योजनाओं से कैसे बचे पर केंद्रित था। इसमें धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिजोरम, श्रीनगर और भुवनेश्वर जैसे क्षेत्रों में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। बता दें कि साल 2016 में IEPFA की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य निवेशकों को जागरूक करना और उनके हितों की रक्षा करना है। इसकी स्थापना के बाद से अब तक महिला निवेशकों की भागीदारी में 9 से 19% की वृद्धि देखने को मिली है। गौरतलब है कि IEPFA द्वारा चलाए गए 70,000 से अधिक जागरूकता अभियानों ने 30 लाख नागरिकों को प्रभावित किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा ऑप्टिकली एक्टिव बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म बनाई गई है, जो यांत्रिक विशेषताओं से युक्त है। वैज्ञानिकों के अनुसार पॉलीविनाइल अल्कोहल सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में से एक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ यांत्रिक गुणों से युक्त हैं। इसके ऑप्टिकल और मैकेनिकल गुणों को उपयुक्त नैनो मटेरियल्स को शामिल करके ट्यून किया जा सकता है। बता दें कि इस फिल्म का निर्माण गुवाहाटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लचीले ऑप्टिकल उपकरण जैसे लचीले डिस्प्ले, लचीले कार्बनिक यौगिकों में किया जाता है।
वर्तमान समय में पॉलीमर के बढ़ते उपयोग को देखते हुए विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के माध्यम से पॉलीमर सामग्री के गुणों में सुधार किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा नई दिल्ली में अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की देखरेख के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना है। ASI ने इसके लिए कॉरपोरेट हितधारकों को अपने CSR फंड का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। हितधारक किसी भी स्मारक को अपनाने के लिए इंडियन हेरिटेज वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयनित हितधारक स्वच्छता, पहुंच, सुरक्षा और ज्ञान श्रेणियों में सुविधाएं प्रदान करेंगे। बता दें कि इंडियन हेरिटेज नामक एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप में विरासतों की तस्वीरों के साथ साथ उनके विवरण को भी शामिल किया गया है। इस पर नागरिक ऐप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। गौरतलब है कि स्मारकों पर फोटोग्राफी और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए ASI परमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने एक जानकारी दी है कि साल 1901 के बाद इस साल का अगस्त का महीना सबसे अधिक शुष्क रहा। आयोग के मुताबिक इस साल के मॉनसून के तीसरे महीने में कुल 150 जलाशयों में जल भंडारण के स्तर में लगभग 38% की कमी देखने को मिली है। अगस्त महीने में जलाशयों में भंडारण कुल क्षमता का 62 से 64% के बीच रहा। इससे कई बेसिनों में पानी की भारी कमी हो गई है। गौरतलब है कि जल आयोग के द्वारा नदी बेसिन में 20% की कमी सामान्य के करीब मानी जाती है। यदि कमी 20% से अधिक और 60% से कम या उसके बराबर हो तो बेसिन को कम माना जाता है। वहीं 60% से अधिक की कमी को अत्यधिक कमी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। हालांकि सभी नदियों को अलग अलग श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही में यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 98% अफ्रीकी देशों में बच्चों पर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने का खतरा अधिक है। इन 49 देशों में से 48 देशों में बच्चों को जलवायु परिवर्तन के उच्च जोखिम और अत्यंत उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। इसमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजीरिया, गिनी, सोमालिया और गिनी बसाऊ में रहने वाले बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं। यह विश्लेषण बच्चों के चक्रवात और हीट वेव जैसे पर्यावरणीय घटनाओं के संपर्क में आने के आधार पर किया गया है। यूनिसेफ के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 3700 करोड़ रुपए के VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग नामक योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS के विकास के लिए दी गई है। इस फंड के द्वारा 2030 से 2031 तक 4000 मेगावाट की BESS परियोजना का विकास किया जाएगा। इसके द्वारा सौर तथा पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन किया जाएगा। साथ ही बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना है। हाल ही में टिफ यानी 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत ने भाग लिया है। यह महोत्सव 7 सितंबर को शुरू हुआ है और 17 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और NFDC यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा किया गया। बता दें कि NFDC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। गौरतलब है कि टिफ में भारत की भागीदारी इंडिया पवेलियन के उद्घाटन के साथ शुरू की गई। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। इस साल टिफ के आधिकारिक चयन में 6 भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें डियर जस्सी किल, थैंक यू फॉर कमिंग, लास्ट लेडीज, स्थल ए मैच और वसुधैव कुटुंबकम शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी ने 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इन दोनों सम्मेलनों की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की गई। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना साल 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वी एशिया में शांति, आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।
वर्तमान में इसके कुल 18 देश सदस्य हैं। हाल ही में एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर शिक्षा मंत्री द्वारा इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि डीम्ड विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के अनुसार टीचिंग और रिसर्च में अपनी उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि यूजीसी उन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देता है जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अत्याधुनिक रिसर्च करने में बेहतर प्रदर्शन किया है। इन यूनिवर्सिटीज को कोर्स की लागत, योग्यता निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।